द्विघात समीकरण सही ना। द्विघात समीकरण का मतलब कि चर राशि का अधिकतम घातांक 2 है, उसे द्विघात। जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा तो इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप इस तरह से आता है ना, घटते क्रम या बढ़ते क्रम। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई समस्या है? ये एक्स को चर राशि बोलते हैं। जैसे मान लिया कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है जिसमें x चर राशि है और ये वाला अचर राशि है। कोई समस्या है आ रहा में? तो द्विघात समीकरण जैसे ये होता है कि जिसका अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे बोला है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण है, तो पहला द्विघात समीकरण जैसे दे दिया है 5x माइनस 4 है। यह क्या द्विघात समीकरण है? तो नहीं, क्योंकि इस पर जैसे चर राशि x है, x के पावर अधिकतम घात क्या है? 1 है, तो इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। रैखिक, जिसका घात 1 हो उसको रैखिक समीकरण, जिसका घात 2 है द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब कि एक सीधी रेखा हो सकती है। द्विघात समीकरण का मतलब कि वो परिवलयकार हो जाएगा। और त्रिघात मैंने टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। त्रिघात समीकरण तो द्विघात मैंने द्विघात एक परवलयकार। द्विघात का अगर हम समीकरण खींचेंगे तो परवलयकार मिलेगा, परवलयाकार होगा। ये जिसके चर राशि के घातांक 1 हो, चर राशि का घातांक 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक समीकरण का इसको सीधा रेखा होता है, इसका अगर रेखा खींचेंगे तो इसलिए रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं, रेखा के रूप में मिलता है। जैसे बोला है अगला है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। क्या यह द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। क्या लिखेंगे? यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका चर राशि का अधिकतम घातांक क्या है? 3 है। तो चर राशि का अधिकतम घातांक 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है ना। ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 है, 6 है, 6। क्या ये द्विघात समीकरण है? इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बटे में चर राशि बटे में आ गया, तो चेक करेंगे, पूरा पूर्ण सॉल्व करिए। इसको हम क्या ऐसे करेंगे, इसके बटे में x है, इसके बटे में कुछ है नहीं, तो लसा ले लेंगे x। अब ये भाग देंगे तो ये यहाँ पे एक छिपा है, तो एक जाके गुणा, x के पावर 3 माइनस x कट गया 1 इक्वल टू 6। ये भागा है, उधर जाके गुणा हो जाएगा। x के पावर 3 माइनस 1 बराबर 6x। अगर हम इसको इधर लाते हैं x क्यूब प्लस है माइनस है तो 6x माइनस 1 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा त्रिघात समीकरण हो गया। यानी इसके चर राशि का घातांक क्या है? 3। तो इसको हमको बोल लिखते हैं त्रिघात समीकरण। कोई समस्या है? लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसा सवाल है, इसमें दिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम घातांक क्या है? 2 है। तो अधिकतम घातांक 2 है तो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मतलब समझ पा गए है? द्विघात समीकरण ये चीज होती है। अब कह रहे हैं किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल, दूसरा सवाल दिया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे दिया है 30 मीटर स्क्वायर दे दिया है, 30 मीटर स्क्वायर। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, है ना। कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो। कह रहा है कि आयताकार खेत है, जैसे कोई आयताकार खेत है, उसका क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर दे दिया है। एक आयताकार खेत है जिसका क्षेत्रफल
30 मीटर स्क्वायर दे दिया है। यदि बोला है कि उसकी लंबाई चौड़ाई से एक अधिक हो, यानी अगर चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई को x प्लस 1 मानेंगे, है ना। कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, तो चौड़ाई x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये और ये दोनों क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 30 बराबर x प्लस 1 गुणे x, इसमें गुणा होगा x स्क्वायर प्लस x, ये इसको इधर लेके जाएंगे 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30, है ना, प्लस से माइनस हो जाएगा, यानी पहले लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0। ये आपका क्या हुआ, द्विघात समीकरण है। बोला है कि द्विघात समीकरण होगा, तो वही बनाना था द्विघात समीकरण। फिर समस्या है, आ रहा है समझ में कि दिक्कत हो रही है? सवाल की जिसमें जितना बारीकी से पढ़ेंगे उतना समझ में आएगा। अगला कह रहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल, क्रमागत संख्या, एक क्रमागत, देखो क्रमागत संख्या कहेगा तो क्रम 2 के बाद 3 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 5 आएगी, 6। तो क्रमागत संख्या में अगर क्रमागत संख्या बोलेगा तो क्रमागत संख्या में अंतर कितना होता है, 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1। अगर ये क्रमागत संख्या पहली संख्या 3 है तो दूसरी हो जाएगी 3 प्लस 1, यानी 4 होगा। यदि पहली संख्या 5 है तो दूसरी 5 प्लस 1 होगा, तभी अच्छा होगा। तो यानी पहली संख्या x तो दूसरी x प्लस 1 होगा, ये क्रमागत की बात आती है। लेकिन अगर क्रमागत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलता रहेगा, 11 12 है। अगर क्रमागत सम संख्या का है चाहे क्रमागत विषम संख्या का है, तो क्रमागत विषम कहेगा तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा। अगर क्रमागत सम संख्या का है तो ये होगा। कोई समस्या है? तो यानी क्रमागत विषम संख्या कहेगा, शब्द के मतलब होता है कि हम जितना सवाल पढ़ते हैं तो पढ़ते समय सवालों को हम जितना डिफाइन करें, वो सवाल किसी भी पब्लिकेशन को हो, सवाल कैसे भी हो, कहीं का सवाल हो, जब हम सवाल को पढ़ेंगे बार बार तो सवाल ऑटोमेटिक उसमें डिफाइन करता जाएगा, परिभाषित होता जाएगा और अपने आप को सवाल आने लगेगा। हम सवाल को जितना से जितना पढ़ सके, उसको मीनिंग को समझे, वो सवाल एनसीईआरटी फोल्डर हो या अदर बुक हो, कोई भी सवाल। बोर्ड में आपको सबसे बड़ी चीज है घबराना नहीं है। बोर्ड में कहने मतलब कि सवाल आता है, हम ईमानदारी से आप पढ़े हैं, तो बोर्ड में जाकर हम ईमानदारी से उसको सवाल को पढ़ रहे हैं रिलैक्स होकर, तो सवाल आना ही आना है। सवाल को मीनिंग को समझे, क्या कहना चाहता है। तो क्या बोलेंगे हम अब इसमें, देखिए कहने का मतलब है कि अगर बात आती है कि क्रमागत सम संख्या कह दे, तो सम संख्या में कितना का अंतर, देखो क्रमागत सम संख्या तो पहली संख्या 2 होगी तो दूसरी संख्या 4 है ना, तीसरी संख्या 6 है ना। तो हम देखिए पहली संख्या अगर हम x मानते हैं तो दूसरी x प्लस 2 का अंतर आएगा, क्योंकि अगर पहली संख्या 2 है तो दूसरी 2 प्लस 2, यदि पहली संख्या हाई है तो दूसरी 2 प्लस 2, है कि नहीं। मैंने यदि कहने का मतलब है कि अगर हम इस तरह से बात करते हैं, क्रमागत संख्या 3 हो, अगर पहली संख्या 2 तो दूसरी 2 प्लस 2, तीसरी 2 प्लस 4 हो जाएगा, चौथी 2 प्लस 6 हो जाएगा। इस तरह से क्रमागत संख्या का अंतर होता है। मैंने क्रमागत संख्या में दो का अंतर, अगर इसको देखा जाए तो इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर। यदि पहली संख्या x हो तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगा, अगर क्रमागत संख्या का है तो। अब विषम संख्या वही होगा, 1 के पास 3, 3 के बाद 5, तो इसमें भी यदि पहली संख्या x तो दूसरी x प्लस 2। यदि क्रमागत सम संख्या का है या क्रमागत विषम संख्या का है, तो अगर पहली संख्या x मानते हैं दूसरी संख्या x प्लस 2 मानेंगे, है कि नहीं। यदि विषम भी कहे, क्रमागत विषम संख्या, तो पहली संख्या x तो दूसरी x प्लस 2 मानेंगे। अच्छा, बहुत लोग इमेजिन करते हैं कि क्रमागत सम और विषम में दोनों एक ही माना जाता है, तो सम के मतलब कि यहाँ पे देखो दोनों में एक ही मानेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक मानते हैं x, पहली संख्या x प्लस 1 तो दूसरी x प्लस 3 मानते हैं। ऐसा कोई बेटा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सम या विषम का है, बस इस पर मान भी डिपेंड करेगा। अगर ये विषम आएगी तो ये संख्या विषम होगी, अगर ये सम आएगा तो संख्या सम होगी। अंतर यही है, मानक रूप तो एक ही लेंगे हम, दो का अंतर है। सम कहे या विषम कहे, दोनों में दो का अंतर है।
तो जब दोनों में दो दो का अंतर है तो हम सम या विषम दोनों के लिए मान सकते हैं। पहली संख्या x तो दूसरी x+2 ही होगा। कोई समस्या है? क्लियर है? अब आइए सवाल के मतलब क्या कहा है, ये देखिए। सवाल बोला है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का अंतर है। पूर्णांकों का अंतर क्या है? दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का अंतर 63 है, 63। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों का अंतर कितना है? 63 है। तो हम क्या करेंगे, आगे बोला है तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। हमें हल नहीं करना है, हमें केवल द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्या बोला है, दो क्रमागत विषम संख्या ना, यदि पहली संख्या x लिखेंगे, पहली संख्या क्या है? x है, तब दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी? दूसरी क्रमागत नहीं, दूसरी क्रमागत विषम संख्या लिखेंगे। विषम संख्या अगर सम होगा तो सम लिखेंगे। क्या हो जाएगा? x+2। यदि पहली संख्या x होगा तो हम लिखेंगे दूसरी क्रमागत विषम संख्या, अगर सम देगा तो सम संख्या। क्या होगा? x+2 होगा ना। अब दोनों के क्या बोला है? दोनों का अंतर नहीं, गुणनफल बोला है, सॉरी, दोनों का गुणनफल। दोनों का गुणनफल कितना है? 63 है। दोनों का गुणनफल 63 है। तो यदि x होगा, पहली संख्या x तो दूसरी x+2 बराबर 63। गुणनफल मैंने बीच में गुणा, ये इसमें गुणा करेंगे, x² + 2x बराबर 63। तो इसके लाएंगे इधर, x² + 2x - 63 बराबर 0। ये आपकी क्या होगी? कंफर्म है? दिखा समय का बना था। आ रहा समझ में ना कि दिक्कत हो रही है? अब आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखिए। जैसे मानक रूप मैंने द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। उनके घातों के घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे आपको दे दिया 9x + 6x² - 1 = 0। ये कहा है कि इनको मानक रूप में लिखे। तो मानक रूप के मतलब होता है या तो घात से बढ़ते क्रम में लिखो या तो घटते क्रम। तो बढ़ते मैंने घटते क्रम में लिखते हैं। सबसे बड़ी घात पहले लिख देते हैं, x² वाला पहले, सबसे बड़ा घात यही x² है। तो इसके आगे चिन्ह सेट लेते हैं, x² 6x², फिर इसके बाद x वाला, इसके आगे प्लस छिपा है, प्लस 9x और -1 बराबर 0। ये है मानक रूप। हो गया? कोई दिक्कत है? अगर मान ले कि 4y² और +3 = 7y दिया है, मानक रूप कितना है? इसको पहले कर दो, ये मैंने ये इधर ला, इसके 4y² माइनस प्लस इधर तो बराबर है, बराबर की इस पर आएगा तो प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो ये माइनस प्लस छिपा है, माइनस हो जाएगा। 7y और +3 बराबर हो तो कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। यह आपका मानक रूप है। कोई समस्या है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप इस तरह से करते हैं। और डाउट है किसी को? है? चौथा है, दे दिया है -7x बराबर 9x²। यही है, कोई टेंशन नहीं। ये माइनस है उधर लेके चले जाओ, प्लस हो जाएगा 9x², फिर माइनस हो जाए तो +7x हो जाएगा। बस यही आपका दिखा सकता हो गया, मानक रूप हो गया। छोड़ देंगे, पहले इधर पहले इसको लिख देंगे, 9x² + 7x बराबर 0। ये आपका मानक रूप हो गया। घातों के घटते क्रम में, तो घातों के घटते क्रम में चर राशियों के घातांक माने चर घातांकियों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम लिखते हैं। तो यहां पर अवरोही लिख रहे हैं, अवरोही माने घटते क्रम, 2 से बाद 1 हो गया। तो चर घातांकियों का अवरोही क्रम, अवरोही माने घटते क्रम, आरोही माने बढ़ते क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही माने 10 9 8 7 6 5 इस तरह से आपको अवरोही हो गया। अवरोही माने घटना, आरोही माने बढ़ना। कोई दिक्कत है?
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग माने वृद्धि, डिसेंडिंग माने कमी। आगे करें कि जांच कीजिए कि क्या ये निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है। तो आप इसको चेक कर लेंगे। अब इसमें द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहला है, दूसरा नहीं है, रैखिक समीकरण है। तीसरा है, चौथा भी है, पांचवा भी है, क्योंकि रूट बटे में x नहीं ना है, √2 है, तो हो सकता है वो। कोई समस्या है? क्या बताना बेटा, इसको क्या समस्या है? 7/2x² + 1/√2 बराबर क्या है? 0 है। हल भी करोगे तो क्या होगा? ये ऐसे भी सबसे बड़ा घात 2 है, इसके नीचे बटे में x है नहीं, तो एक द्विघात में देखिए कि बता सकते हो। लेकिन रूट से तो देखो, ये रूट से गुणा होगा तो 7 × रूट में √2 से गुणा होगा 2 हो जाएगा, x² + 1 बटा का रूट हो जाएगा = 0। ये सब चला जाएगा, 7 × 2 का 14x² + 1 बराबर 0। यही आपका द्विघात समीकरण है, हमारा प्रूफ है। कोई समस्या है? अब बात आती है कि द्विघात समीकरण के 2 मान आते हैं, रैखिक समीकरण 1 मान आएगा, द्विघात में 2 मान आएंगे, त्रिघात में x का मान 3 आता है। अब देखिए, जांच कीजिए कि समीकरण इतने द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, x - 2 फिर x + 1 x - 1 और x + 3 है। इसको जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ये 6 नंबर सवाल है। कहा है कि जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बीच में बराबर है, इधर का इधर हल कर लीजिए, इधर का हल कर लीजिए। पहले इससे इसमें गुणा करें, तो देखिए इस x से इस दोनों में गुणा करते हैं। x से x में गुणा करें, यहाँ पे एक छिपा, यहाँ पे एक छिपा है, x के पावर क्या हो जाएगा 2। फिर इससे इसमें गुणा करेंगे तो x में 1 से गुणा x हो जाएगा, फिर माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, आई प्लस माइनस माइनस 2 × 2 हो जाएगा। फिर इसमें देखिए x में x से गुणा x², फिर इसी से इसमें गुणा प्लस 3x, फिर माइनस x और प्लस माइनस माइनस 3। तो हम x² और -2x, ये माइनस है, ये भी x है, ये भी x है, दोनों के सेम जाते हैं। तो -2 में से प्लस x गया तो -x हो जाएगा और -2। इधर देखिए x² है, 3x में से x घटाएंगे तो +2x होगा और -3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये और ये कट गया, क्यों? क्योंकि बराबर के इस पार है, ये इस पार आएगा तो ये इसका के प्लस है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये से कट जाएगा ना। अब हमारे पास बचा -x - 2 बराबर 2x - 3। हल करने की जरूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए इसको हल कर दो, इसको इधर ला दो, इसको इधर ला दो, तो 3 - 2 बराबर है 2x, और ये माइनस इधर तो प्लस हो जाएगा x, तो ये 2 में से 3 में से 2 गया 1 बराबर ये हो जाएगा 3x। ऐसे लग रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, जिसके अब ये लास्ट ऑप्शन है ना, हल गया। अब हल करोगे तो x बराबर 1/3 आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण नहीं है। कोई समस्या है? ये रैखिक समीकरण इसको बोल सकते हैं कि रैखिक समीकरण है। करा कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, मैंने जांच कीजिए। भी 7वां दिया है, 7वां का पहला दिया है y + 1 का वर्ग है और 3y y + 1 है। अब चेक करते हैं कि द्विघात समीकरण, हल कर लीजिए। ये a + b का होल वर्ग का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab होता है। y + 1 का वर्ग है तो क्या लिखेंगे, y² + 1 का स्क्वायर + 2y = 3y, ये गुणा करेंगे +3। इसको सबको इधर ला दो, y का स्क्वायर 1 का वर्ग 1 होगा प्लस 2y, आई प्लस इधर तो -3y और -3 बराबर 0। y²
-3y में से +2y घटा तो क्या बचा, -y होगा। 3 में से 2 घटा तब, क्योंकि माइनस है, अधिक वाला लिखेंगे, और 1 और ये -3 तब -2 इक्वल टू 0। अभी हल होगा नहीं, मैंने दिखा हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा सरल नहीं हो पाएगा। ये सरल हो गया। अभी क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो द्विघात समीकरण कोई दिक्कत है, इस तरह से आप कर। अगला 8वां देखिए, आपका वो कर लेंगे ऊपर वाला 7वां का दूसरा। 8वां देखिए, y + 1/y = 7 है। हाँ, ये चेक करेंगे द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसके बटे में नहीं, एक समय डायरेक्ट इसको गुणा होगा, y y से गुणा y² + 1 बटा में y = 7। ये इसमें, इसके बटे में नहीं तो इधर के गुणा हो जाएगा, y में y से गुणा, y में 1 से y पड़े, y के पावर 2 हो जाएगा, +1 बटा में y = तो y² + 1 बराबर 7y। इसको सबको इधर ला देंगे, y² - 7y + 1 बराबर 0। यानी ये द्विघात समीकरण है। ये नहीं जांचना था कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो क्या इससे आप कंफर्म हो जाएगा है। 9वां सिद्ध कीजिए कि वह द्विघात समीकरण है, तो जाहिर सी बात है कि घटा देंगे, घट जाएगा। 9² में से 7² घटेगा तो 2x का बचेगा ना, तो द्विघात समीकरण बनेगा वो। दसवां करें कि 2 स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे पहला दिया है, 10वां का पहला दिया है, ये बोला है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। यहां पर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 210 है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो क्रमागत बोला है ना, इसमें सम विषम नहीं जोड़ा है ना। तो यदि पहली संख्या देखिए, माना लिखते हैं, माना कि पहली संख्या, पहली धनात्मक संख्या x है, तब दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा ना। अगर सम विषम जोड़ता तो हम 2 का अंतर लेते, केवल दिया तो क्या हो जाएगा। अब क्या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार बोला है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बोला है। गुणनफल मैंने गुणा करेंगे, ये और इसमें गुणा करेंगे, एक सब ब्रैकेट में मैंने गुणा दिखा देंगे, x + 1 बराबर कितना, 210। कोई समस्या है, ये गुणा करेंगे, x² + x बराबर 200, इसको इधर ला देंगे, x² + x - 210 बराबर 0। कोई समस्या है। तो ये आपका क्या मिला, x² का नहीं, कंडीशन है कि यहां पर आपको मिल गया द्विघात समीकरण, इस रूप में व्यक्त करना था। क्या डाउट है किसी को। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई देखिए। दूसरा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 448 है, 480 मीटर स्क्वायर है ना। एक आयताकार भूखंड का, एक आयताकार भूखंड बने, भूखंड बने भूमि, खंड बने भाग, भूमि का भाग, खेत मैदान, ठीक है। एक आयताकार भूखंड, तो एक आयताकार भूखंड कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 480 है। जबकि आगे बोला है कि क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है।
मैंने कहा कि क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है ना, लंबाई ना अधिक हो सकती है, किससे अधिक हो सकती है, इससे। तो अगर इसका x होगा तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई b बेस एक बेस में आधार होता है ब्रेथ है ना चौड़ा, तो यहां से क्षेत्र की जो लेंथ होता है वो ब्रेथ से कितना हो रहा है, कंफर्म है 4 मीटर अधिक है। तो अगर लंबाई चौड़ाई x होगा तो लंबाई x प्लस हो, और क्षेत्रफल क्या एरिया दिया है ना, क्षेत्रफल x प्लस 4 बराबर 480 x स्क्वायर प्लस 4x, और इधर लाएंगे तो माइनस 480 बराबर 0। यही प्रूफ मैंने यही दिखाना है, द्विघात समीकरण दिखाया, हल नहीं करना है। कहा है कि बस द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई समस्या है? आगे क्या बोला है, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्वयं के 9 गुने से 22 अधिक है। क्या बोला है? बोला है कि एक, तीसरा सवाल है, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्वयं, ठीक है, क्या मिला है, स्वयं के 9 गुने से 22 अधिक है, 22 अधिक है। कोई दिक्कत है? शब्द का मतलब देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, यानी धनात्मक हम x मान लिए, x का वर्ग, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी x का वर्ग स्वयं के 9 गुने, स्वयं माने x के 9 गुने 9x, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या बोला है संख्या, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी x का वर्ग स्वयं के 9 गुने से, स्वयं के 9 गुने से मतलब है, कहने का मतलब है कि स्वयं के 9 गुने से 22 अधिक है, यानी 9 गुने से मतलब इससे कौन अधिक है, यह अधिक है, धनात्मक संख्याओं का वर्ग इसके 9 गुने से, स्वयं के 9 गुने से माने इसके 9 गुने से माने इससे कौन अधिक है, ये अधिक है। तो अगर इसमें हम जोड़ दें तो क्या बराबर हो जाएगा, अगर ये अधिक है तो यानी ये कम है, कितना कम है, 22 कम है, तो या तो इसमें 22 जोड़ दो या तो इसमें घटा दो, ये अधिक है तो घटा दो तो बराबर हो जाएगा, या ये कम है तो इसमें जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको इधर ला दोगे, x स्क्वायर माइनस 9x और ये माइनस 22 इक्वल टू 0, ये दिखा दूंगा ग्रुप में। कोई दिक्कत? अगर हल करना है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, x का मान निकाल देंगे। आगे क्या बोला है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखिए क्या बोला है, बोला है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है कि नहीं? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल अधिक होती, यदि उसकी चाल बढ़ा दी जाए, चाल कितना होता, अच्छा दूरी है, ये क्या है, दूरी है, और हो सकता है इमेजिन करते हैं कि दूरी इतना है, भी इतना होगा, मान लीजिए v बराबर x है, और टाइम माने v1 बराबर x टाइम t1 बराबर इतना t चला होगा, d1 मान लीजिए दूरी होगा। मान लेते हैं कि सामान्य चाल v1 बराबर v मान ले रहे हैं, सामान्य चाल v1 शुरू में सामान्य चाल v1 बराबर v है, और समय t1 बराबर t, और चल कितना रही है 360 किलोमीटर। तो क्या पढ़ेंगे हम, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल v1 बराबर d1 बाई t1,
अच्छा V1 की जगह क्या लिखेंगे V, D1 की जगह क्या लिखेंगे 360 और T1 की जगह T। अब भागा क्या हो जाएगा VT बराबर 360 है कि नहीं, कोई दिक्कत है। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला है कि यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होता तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेता। यदि जाहिर सी बात है कि किसी दूरी को चलना है, यदि आप अपना स्पीड इंक्रीज कर दें, मैंने चाल को बढ़ा दिया जाए, तो समय कम लगेगा। जैसे आप घर से स्कूल आते हैं, तो घर से स्कूल आते हैं तो डेली डेली आप कोई टाइमिंग से आते होंगे, एक समान चाल से चलते होंगे। किसी कारण जिस दिन लेट हुआ तो आप क्या करेंगे, तेज चलेंगे, नहीं कम समय पहुंच जाएंगे क्योंकि लेट हुआ है। अब आप डेली 9:30 स्कूल आना है, तो आप घर से हो सकता है कि 30 मिनट पहले चलते होंगे, यानी 9 बजे चलते होंगे, और आपको आने में हो सकता है कि आप 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते होंगे। यदि आपको पहुंचना कितने बजे 9:30 पर, तो समय कितना लगता था 30 मिनट, 30 मिनट समय लग रहा है। किसी कारण आपका लेट हो गया, 9:10 हो गया और आप घर से निकले नहीं, 9:10 बजे के बाद निकले और पहुंचना 9:30 में वाले, तो क्या कर देंगे, आपकी चाल को बढ़ाना पड़ेगा ना। अब 10 से 12 या कुछ करना पड़ेगा, तो पहुंचना तो टाइम से नहीं पहुंचेंगे। तो टाइम कितना लगा, जब चाल बढ़ाए तो समय आपको कितना लगेगा, क्योंकि 9:10 यही हो गया और 9:30 पर पहुंचना है, तो 20 मिनट चाल लगा। आपको समय कितना लगा, 20 मिनट ही लगा, क्योंकि आप डेली 30 मिनट लगाते थे, एक समान चाल से चलते थे। अचानक आपको लेट हो गया, यानी 9:10 हो गया, और आप प्रेयर के समय आना चाहते हैं, अरे 1 घंटे के समय आना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। यानी स्पीड को बढ़ाए तो अपने टाइम से आ गया, यानी समय कितना लगा 20 मिनट। यानी चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, चाल घटाएंगे तो समय, कोई समस्या नहीं है। हम कल्पना करते हैं सवालों में कि हो सकता है कि चाल भी था समय टी था, हो सकता है कि चाल भी और समय, तो दूरी कितना चलता था। अब चाल को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, अब चाल को बढ़ा दिया, क्या कर दिया, V2 बराबर V प्लस 5 किलोमीटर अधिक कर दिया। चलाओ, तो जब चाल को बढ़ा दिया तो समय कितना कम लगा, T-1, 1 घंटा कम लगेगा, जबकि दूरिया तो वही चलेगा ना, उसी दूरिया को चलना चाहता है 360 किलोमीटर। फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, V2 बराबर D2/T2, तो V2 माने V प्लस 5, D2 माने 360 और T2 माने T-1। ये भागत इधर के पूरा कर देंगे, ये भागत इधर के क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। V प्लस 5 और T-1 इसकल टू 360, गुणा कर लेंगे। VT माइनस V प्लस 5T-5 इसकल टू 300। VT की जगह क्या लिखेंगे 300, V प्लस 5T-5 इसकल टू 360। ये से ये कैंसिल। अब यहाँ से T का मान चाहे किसी एक का मान निकाल के इसी में रख लो, क्योंकि देखो VT बराबर 360 है तो T बराबर 360 बटा V। अच्छा निकालना क्या है, ये देखो रेलगाड़ी की चाल निकालना है, तो यहाँ समय निकाल लोगे, समय के निकाल कर रख दोगे। अगर चाल निकालना है तो यहाँ से समय निकालोगे, इसमें रखोगे समीकरण, -V प्लस 5 और T के जगह 360 बटा में V माइनस 5 इसकल टू 0। अब यहाँ से देखो इससे इसमें गुणा करेंगे, -V स्क्वायर प्लस 36 × 180 1800 हो जाएगा, -5V हो जाएगा। अब आई में V बराबर 0 है कि नहीं है। अब ये देखो ये भागा तो धरा के जुड़े ही हो जाएगा, -V स्क्वायर -5V
और प्लस 1800 बराबर 0, माइनस कॉमन कर लीजिए तो v स्क्वायर प्लस 5v माइनस 1800 बराबर 0, यानी v स्क्वायर प्लस 5v माइनस 1800 बराबर 0, यानी आपका आ गया दिखा समीकरण। ए कोई दिक्कत है तो इतना नहीं ना। अब देखो अगला प्रश्नावली देखो, क्या मिला प्रश्न 4.2 देखो, 4.2 में क्या कहा है, कहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 के मूल के है ना, ऐसे सवाल का देखो समीकरण दिया है, समीकरण में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 के एक मूल 2 है तो के का मान बताइए, है ना, यही बोला है ना। देखो सवाल दिया है यदि समीकरण इतने के एक मूल 2 है तो के का मान बताइए, एक मूल 2 है तो के का मान बताइए। यानी आप ध्यान दीजिए कि ये समीकरण दे दिया है और उसमें x के मतलब है कि देखो x के मतलब द्विघात समीकरण है तो इसको 2 मूल आएंगे, एक 2 है एक तो 2 आएगा और कोई दूसरा मूल होगा, माने द्विघात समीकरण हल करने पर 2 मूल आते हैं, 2 मूल का मतलब 2 नहीं, उसके अलग अलग कोई भी 2 मान आते हैं ऐसे में। तो यहां पर इस समीकरण का एक मूल 2 दे दिया है तो x के मान रख दो, k का मान निकल जाएगा, k का मान निकालना है x बराबर 2 रखने पर 2 का वर्ग माइनस के गुणे 2 माइनस 8 बराबर 0, 2 दूनी का 2k माइनस 8 बराबर 0। अब ये माइनस देखो ये इसका निकालना है ना, k का मान निकालना तो इसके आगे माइनस है, बराबर की इस पर लाने का प्रयास किया जाता है क्योंकि माइनस है इधर प्लस होना चाहिए, तो ये माइनस उधर लेके चले जाओ और ये माइनस अरे प्लस 4 है माइनस 8 है तो माइनस से 4 होगा बराबर है 2k हो जाएगा और भाग ला के भाग दो, गुणा है जहाँ बीच में गुणा है k का मान निकालना है तो गुणा है तो भाग कर देंगे, यानी k बराबर माइनस 4 बटा में 2, तो क्या मिला 2 दूनी का 4 माइनस 2, k का मान क्या आ गया माइनस 2। कोई समस्या है? आगे दिया है दूसरा नंबर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या है 12 इक्वल टू 0 है के मूल है। अब इसको मूल के हल करने का मतलब कि मूल 2 तरीके से, एक तो ऐसे हल कर सकते हैं नॉर्मली 12 का 12 तो 12 में 1 से गुणा 12 का 12 तो 12 को गुणनखंड करेंगे 2 6 के 12 है कि नहीं, ये 3 से ये 3 से 1 तो जाहिर से देखो हल करने का तरीका होता है, ये दो दूनी का देखो है आगे पीछे गुणा करने पर या प्लस है, जब भी प्लस आए याद रखना पॉजिटिव है, अगर आगे पीछे गुणा करने पर ए और सी पे गुणा करने पर अगर प्लस पॉजिटिव है तो जब भी पॉजिटिव है तो याद रखना दोनों को बीच वाला को दोनों प्लस लेंगे या दोनों माइनस लेंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो बीच वाला को दोनों प्लस या दोनों, और यदि निगेटिव आ गया बीच मतलब आगे पीछे गुणा करने पर निगेटिव आया तो बीच वाला को एक प्लस एक माइनस लेंगे, एक प्लस एक माइनस। अच्छा माइनस किसको लेंगे तो ये मान लेंगे अगर निगेटिव आ गया तो बीच वाला को माइनस और प्लस दोनों लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला को माइनस और प्लस है तो बड़ा वाला को प्लस, बड़ा वाला को प्लस, ये नियम चलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि आगे पीछे गुणा पर प्लस आ रहा है
तो बीच वाला को दोनों माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस तो माइनस लेंगे, प्लस तो दोनों प्लस लेंगे। तो हम क्या लेंगे, ऐसा करें कि देखिए जोड़ने पा जाए 4 3 दो दूनी का 4 और 3 ले लीजिए। अगर हम 2 और 2 3 6 लेते, 2 और 6 लेंगे तो जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, यानी 4 और 3 लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो दोनों माइनस लेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहां से x कॉमन, तो जब x कॉमन तो x माइनस 4 माइनस 1 2 3 4 पद है ना, इसमें x इसमें भी x निकालेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, फिर माइनस 3 निकल गया यहाँ पर तो x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि प्लस तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब ये और ये बाहर x माइनस 4 जब बाहर निकालेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, ये बराबर 0 ये बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 4 हो गया, x बराबर 3 हो गया। ये भी तरीका है। अच्छा हम चाहेंगे तो श्रीधर के नियम को भी हल कर सकते हैं ऐसे। श्रीधराचार्य का नियम ये होता है सूत्र, अगर द्विघात समीकरण है देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस अगर c बराबर 0 के रूप में है तो ये होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2 है। अच्छा बहुत सारे लड़के ऐसे कर देते हैं 2 है, ये गलती हो जाती है, बहुत तो ऐसे करता है, नहीं ये 2a पूरे का होता है 2a है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लेंगे, एक सूत्र के आगे a होता है, एक सूत्र के आगे a हो गया, a बराबर 1, x के आगे b है यानी b बराबर माइनस 7 है, और इसके पीछे वाला c बराबर 12 है कि नहीं। तो x a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस 7 और c बराबर इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो यहां से माइनस b या माइनस 7 प्लस माइनस रूट में b मने माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा और माइनस 4 a मने 1 और c मने 12 और बटा में 2 गुणे 1 हो जाएगा। ऐसे हल करते हैं। तो हम चाहेंगे तो इस तरह से भी हल कर सकते हैं और इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो x स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं तो a है, इसके आगे b है और इसके पीछे c है। तो ये सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2 है, जहां इसको कहते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं ना, विविधकर बोलते हैं, है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम यहां से ले सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस माइनस और प्लस सब होते हैं 49 और माइनस 12 से हो गया 48 बटा में 2 यानी 7 प्लस माइनस 49 में 47 गया, 1 बचा बटा में 2 यानी क्या मिला 7 प्लस माइनस 1 बटा में 2। अब देखिए नियम होता है x बराबर आ गया, x बराबर आ गया ना ये वो, तो पॉजिटिव लेंगे, एक बार पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेने पर लिखते हैं, पॉजिटिव लेने पर x बराबर 7 प्लस 1 बटा में 2 यानी 7 प्लस 1 बाई में 2 यानी 8 बाई 2 यानी 4 हो गया। नेगेटिव लेने पर वही x बराबर 7 माइनस 1 बाई में 2 यानी 6 बाई 2 यानी 3 आ गया, यानी इस तरह से भी 4 और 3 आ जाएगा। तो ये इजीली तरीके से ये हो जाता है। वो लंबा थोड़ा सा सफर चल रहा है, आसानी से कर लेंगे, जैसे आपको लगता है उस तरह से कर सकते हैं। कोई समस्या है तो यहाँ पर सारे सवाल कर सकते हैं। आगे देखिए, जैसे यहां पर तीसरा भी वही पहले जैसे है, छुआ जैसे मान लें x का मान निकाला तो ऐसा कर लेंगे इसको, ऐसे जैसे चौथा है सवाल दे दिया है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और बराबर कितना है 1/7 है 1/7 है। तो 1/7 तो करना कुछ है, देखो घबराना चाहिए, ये इसमें ये इसमें
7 ये बटा है तो गुणा हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस हो जाए तो प्लस हो जाएगा, 7 + 2 बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 7 to 9 हो जाएगा, ये वर्ग रूट में जाएगा 9 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या मिला, जैसे प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस वर्ग हटाएंगे तो प्लस में लगाते हैं, और क्या निकला, +-3 निकल गया। कोई समस्या है, तो यही एक्स का मान मिल गया। कोई डाउट है आगे? अगेन हमको लगता है कि सब सॉल्व कर लेंगे, सब इसी तरह से है, हैं? ये कह रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण के हल है या नहीं है। मैंने अगर देखे, कहने का मतलब है कि चेक कर रहा है कि हल है कि नहीं है। 11 नंबर में 11 नंबर सवाल में जैसे दिया है, 11 का पहला देखें, x बराबर -2 दे दिया है और कहा है कि 4x स्क्वायर -6x + 9 = 0। कह रहा है कि ये जो ये दिया है इसका हल है कि नहीं है। अगर मान रखने पर 0 आ गया तो समझो कि हल है, यानी 4x, x की जगह क्या लिखेंगे, 2 -2 का वर्ग -6 -2 + 9, तो क्या मिला, 4, ये क्या हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, 16 + 12 + 9, यानी क्या 0 आया। 0 आएगा तो हल है, नहीं आएगा तो हल, यानी x बराबर -2 इसका हल नहीं है, क्योंकि 16 9 25 हो जाएगा, 25 12 37, 0 नहीं आया ना, यानी x बराबर -2 इस समीकरण का हल, x बराबर -2 इस समीकरण का हल नहीं है। कोई डाउट है? अगला दिया है दूसरा, जैसे देख लो, y बराबर -3/4 दिया है, करेक्ट y स्क्वायर माइनस, देखें y स्क्वायर माइनस y + 4 = 0। कह रहा है कि चेक करके समीकरण का हल है, तुरंत मान रख लीजिए, देखिए यह -3/4 का वर्ग -3/4 + 4, चेक करो, माइनस माइनस प्लस हो जाए, वर्ग है तो तितली का 9/16 + 3/4 + 4, ये भी हल होगा नहीं क्योंकि जरूरत आएगा नहीं, है ना। यानी इस तरह से समझ पा रहे हो तो सभी कर लोगे। अब जो है आपका 12 नंबर, सब जैसे मूलों को डायरेक्ट सीधा चले पकड़ लेंगे। 19 नंबर बता दे। 19 नंबर के 2 बार रखोगे, अगले 6 रख दोगे, 12 रख दोगे, एम और इन दोनों के समीकरण बन जाएगा, ये प्रूफ करके बता दे। कोई डिसीजन ले लो अपने में। मैंने ये सब पूछते रहते हैं ना, सब सोचते कि वो पूछ ले तो वो पूछ ले, मैंने अपने में डिसीजन नहीं लेते हैं सब। मैंने दिमाग में रहता है कि कोई पूछ ले चाहे ना पूछे। नौवा, अरे 19वां देख लीजिए, x² माइनस क्या दिया है, 3mx + 9n बराबर 0 के 2 मूल दे दिया है, के 2 मूल 6 एवं 12 है, माने x² + 3mx + 9n = 0 के 2 मूल 6 एवं 12 है कि नहीं, 6 and 12 है। तो m और n का मान बता रहा है, m और n का मान बता रहा है। पहले क्या देखोगे, x बराबर 6 रखने पर पहले एक बार ये रख लो, 6 का वर्ग -3m × 6 + 9n बराबर 0, यानी 36 माइनस यानी 18m + 9n = 0। इसी को सबको अलग कर जाओ, 36 बराबर है माइनस, इधर तक क्या हो जाएगा 18m प्लस, अरे माइनस 9n, क्यों ना हम 9 कॉमन कर लें, तो 2m - n 36
क्या हो जाएगा, लाके भाग देंगे, गुणा से भाग देंगे तो 2m माइनस n बराबर 4 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट x बराबर 12 रखने पर कोई दिक्कत है तो क्या करेंगे, 12 का वर्ग माइनस 3m इंटू 12 प्लस 9n इक्वल टू 0। 144 माइनस 36m प्लस 9n इक्वल टू 0। इसी को उधर लेके चलिए, 144 36m माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 9m, यानी 9 कॉमन करेंगे तो 4m माइनस n 44 लाके डिवाइड करेंगे 4m माइनस n, क्या कर देंगे यहां से 4m माइनस n बराबर हाँ 16 16 से समीकरण 2। ये क्या करेंगे, दोनों को हल कर देंगे। देखो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट था सेकंड से, यानी 4m माइनस n इक्वल टू 16, 2m माइनस n इक्वल टू 4, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये से कैंसिल हो गया, ये 2m बराबर 12, m बराबर 12/2, यानी m बराबर क्या मिला 6 मिल गया। अब यही मान के रख दो, इसमें लो 2m माइनस n बराबर 4 है तो 2 इंटू 6 माइनस n बराबर 4, ये माइनस होगा प्लस 12 माइनस 4 बराबर n बराबर क्या मिला 8 मिला, यानी m और n का मान मिल गया। कोई समस्या है, आ रहा समझ में? समस्या आती है गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए हैं, द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। गुणनखंड विधि समझ रहे हैं ना, गुणनखंड विधि बताए थे अभी पहले। आगे 21 नंबर देखो, 21 नंबर क्या बोला है कि दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना है 290 है, 290 योगफल या योग है ना। क्या बोला है, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। कोई समस्या है, एकदम इजी। दो क्रमागत विषम धनात्मक है ना, विषम तो पहली संख्या 100 होगी तो दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी। यदि पहली संख्या 100 होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 2, और इनके वर्गों का योग कितना है प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू टीचर प्रश्नानुसार क्या होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। कोई समस्या है, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। आइए एक्स स्क्वायर प्लस है, ये प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 हुए माने एक सभी माने 2 बराबर 290। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 2 दूनी का 4 प्लस 2 दूनी का 4 x बराबर 290। सबको इधर ला के दे देंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 4x और कितना हो जाएगा माइनस 286 हो जाएगा बराबर 0। दो कॉमन कर लीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब इसको चाहेंगे तो द्विघात समीकरण उस रूप में हल कर लेंगे आगे पीछे करके, चाहे आपको विविध कर लगाना है, विविध का फॉर्मूला लगाते हैं। कैसा श्रद्धा चले के नियम आगे बढ़ा दे कर लेंगे ना।
अब इधर 23 नंबर, तो रुक जाइए, 23 नंबर का बता रहे हो जाएगा ना। कहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात की जिनका योगफल 15 तथा गुणनफल 56 है। 26 नंबर। बे उतना क्या करोगे, ये पहली संख्या 100, दूसरी 15 माइनस x हो जाएगी ना, योगफल बोला है ना, जैसे करना है कर लेना, हो जाएगा, देख लीजिएगा। हाँ, कौन पूछना चाहता है आप लोग, कौन चाहिए? हंस वाला ना, क्या हंस वाला हो गया है? कई बार बताया है, एक बार तैरा दे नदी में। तैरोगे? नहीं, छोड़ दे, ये पूछ रहे थे, बता देंगे, बताए सकते तो ही करता रहते। कह रहा है कि हंसों के एक झुंड से, झुंड में हंस के एक झुंड है, हंसों एक झुंड में उनकी संख्या के वर्गमूल के, माने जितनी संख्या है, जैसे हंस है और हंसों के एक झुंड है, और हंसों के झुंड जितना है, माने झुंड माने एक हो सकता है कि एक संख्या हो, तो कह रहा है कि हंसों के एक झुंड में उनकी संख्या के वर्गमूल, वर्गमूल मैंने समझ रहे हो, अगर 16 का देखो, 16 का वर्गमूल के मतलब के रूट में क्या आएगा, और 16 का वर्ग का मतलब कि 256 आएगा। वर्ग का मतलब उसके ऊपर 2 लगाओ, और वर्गमूल का मतलब के रूट में लगा दो, वर्ग के मतलब 2 लगा दो, और वर्गमूल के मतलब के रूट लगा दो। कोई समस्या है? तो हंस की संख्या मान लीजिए कि 100 होगा, कोई समस्या है? तो हंसों की संख्या 100 है, और कह रहा है कि उसके वर्गमूल माने वर्गमूल माने रूट x हो गया, रूट x हो गया ना। कह रहा है कि उनके वर्गमूल, फिर आगे देखिए, कह रहा है कि वर्गमूल के 7/2 गुने, वर्गमूल के 7/2 गुना, माने गुना गुणा कर देंगे। कहां खेल रहे हैं? तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तालाब के पास खेल रहे हैं, या किनारा पास खेल रहे हैं, खेलते हैं, कोई दिक्कत है? तालाब के किनारे चाहे तालाब के पास खेल रहे हैं, हंसों के झुंड के वर्गमूल का 7/2 गुना, जितना झुंड, जितनी संख्या है उसका वर्गमूल का 7/2 गुना क्या कर रहे हैं? वो तालाब के किनारे खेल रहे हैं। तो इतना जब खेल रहे हैं तो कितना बचे, शेष कितना बच जाएंगे? तो है संख्या इतना, टोटल है इतना, और खेलता रहे तो बचा कितना? 100 में से इतना घटा दिए, 7/2 रूट x, जब घटा दिए यही आपका शेष बचा, और यह शेष कितने के बराबर है? यही शेष पानी में तैर रहा है, यही शेष जो शेष है, यानी शेष 2, अंक में 2 दे दिया है, और इसमें से इसमें घटा के तो शेष नहीं बचेगा, वो पानी में तैर रहे हैं ऐसे में। तो ये ऐसा करो ना कि इमें रूट है, इसमें कहीं रूट है नहीं, तो ये माइनस इसको इधर ला दो, बाकी इसको इधर ला दो, 7/2 रूट x माइनस प्लस हो जाएगा, आइए वाला उधर x - 2। अब वर्क करो, ऐसे वर्क होता नुकसान हो जाएगा, क्यों? बार बार रूट आता रहेगा, रूट को एक तरफ कर लो, बाकी अंक को एक तरफ कर लो। अब देखो इधर दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग द बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है कि नहीं? वर्ग 7/2 रूट x का होल वर्ग, x - 2 का वर्ग, यानी 49/4x बराबर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माने x b माने 2। कोई दिक्कत है? यानी 49x/4 x स्क्वायर बराबर 2 दूनी का 4 माइनस 2 दूनी का 4x।
अभी भागा इधर के क्या हो जाएगा, गुणा। 49x बराबर 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16x। उधर लेके चला जाओ। 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 49x प्लस 16 क्या होगा, 4x स्क्वायर 49 16 कितना हो जाएगा, 65x प्लस 16 इक्वल टू 0। 16 चौका 64, तो ये भी 64 और एक ले लो, 64x माइनस x प्लस 16 बराबर 0। ये 4 कामन, x भी कामन, तो x माइनस 16 बचेगा, माइनस 1 कामन, तो x माइनस 16 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 16 बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा। ये बराबर 0, ये बराबर 0, x माइनस 16 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। x बराबर 16 हो गया और 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4 बचेगा। सिंपल सी बात है कि 1/4 होगा ही नहीं, क्योंकि संख्या कभी व्यक्त के 3.5 हंस 3.5 या 4.5 नहीं होता है ना, चौथाई नहीं होता है, तो होंगे कितना, 16 हंस है। कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में? तो आंसर x बराबर 16 लिखेंगे। और कहीं जो देखो कोई डाउट है तो और बताएं, कोई पूछो, आप अपने हिसाब से पूछ लो, देख लो। कि करके लाओगे? ये रेलगाड़ी वाला कर ही लोगे? दोनों बच्चों में कुछ नहीं। जैसे मान ले कि 31 बताना है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल। देखो 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल क्या है, 157 है मीटर है, 157 मीटर स्क्वायर है। मतलब सवाल यही है कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, क्षेत्रफलों के योगफल 157 है। कोई दिक्कत है? आगे बोला है कि यदि इसके परिमापों का योगफल तथा परिमापों का योगफल कितना है, परिमापों का योगफल 68 मीटर है, 68 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या करा है, तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वर्ग से क्या होता है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, ए ए ए ए मैंने सभी भुजा बराबर होती है। तो 2 वर्ग है, मान लीजिए कि एक वर्ग की भुजा x होगी, x x x, तो दूसरा का वर्ग होगा y y y y, है ना, सभी भुजा बराबर होती है। तो कह रहा है कि वर्गों का योगफल, तो मान लीजिए अगर पहले का x है, पहले वर्ग का भुजा x है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर दूसरे का y है, तो इसका क्षेत्रफल होगा y का स्क्वायर। और कहा था कि वर्गों का योगफल माने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 100। कोई समस्या है? तथा परिमाप माने बाहरी माप, ये 4 है ना, चारों को जोड़ देंगे, 4x परिमाप 4x, इसका 4y बराबर कितना है, यानी 68 है। तो x कॉमन कर लो, 4 कॉमन करो, तो x प्लस y बराबर, तो x प्लस y बराबर ये 17 चौका 117 हो जाएगा। तो y बराबर निकाल लो, 17 माइनस x हो जाएगा। कोई समस्या है? जब y बराबर निकल गया, अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे समीकरण फर्स्ट से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 157 है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान रखे 17 माइनस एक्स का वर्ग बराबर 157 है, तोड़ देंगे ए स्क्वायर है, तोड़िए 17 का वर्ग 289 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 ए मने 17 अभी मने एक्स बराबर 157 तो इधर आए तो माइनस हो जाएगा 157 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 17 दूनी का 34 एक्स और 289 प्लस है 157 माइनस है, तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, यानी इतने 0। 2 कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स माइनस यानी 6 और 6 बराबर 0। ये क्या हो रहा है, 66 हो जाएगा ना, तो 66 का 66 आ रहा है चला जाएगा, तो 11 छक्के 66 11 और 6 ले एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स और प्लस 6 ले लेंगे, नहीं माइनस से लेंगे, नहीं गलती हो रहा है क्योंकि दोनों माइनस आ रहा है तो प्लस एक माइनस लेंगे ना। अरे सुनने ये भी ध्यान देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स माइनस 66 है इसका टू 0, ऐसे 66 को कर लो 66 3 चाहे 2 ले लो पहले, तो देखो 11 और 6 लेते हैं तो 17 हो जाएगा, 11 6 लेंगे तो 17। अच्छा ये गलती हुआ है, ये माइनस है प्लस होना चाहिए ना, तो दिक्कत है, तो 11 छक्के 66 ठीक है, 11 और 6 ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स और माइनस 6 एक्स प्लस 66 इक्वल टू 0। तो एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 11 और 6 कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 11 ही होगा इक्वल टू 0। एक्स माइनस 11 तो क्या मिला, एक्स माइनस 6 मिला बराबर 0, एक्स माइनस 11 बराबर 0, एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स बराबर 11 और एक्स बराबर 6। यदि 11 लेंगे एक्स बराबर 11 लेंगे तो वाई बराबर 6 आएगा, और एक्स बराबर 6 लेंगे तो वाई का मान 11 आएगा। कोई दिक्कत है, तो यही हो गया। और कोई डाउट, और कोई सवाल है? 37 37 कह रहा है कि एक वस्तु को 39 रुपये बेचने पर व्यापारी को उतना ही % लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य था। देखो 37 का है, एक वस्तु का, ठीक है, एक वस्तु को 39 रुपये में बेचने पर, है ना, बेचने पर उतने ही % लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत, ऐसे लिख रहे हैं, उतने ही % लाभ होता है जितना कि वस्तु का मूल्य था, जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य था। कोई दिक्कत है? मान लें कि जैसे मान लें कि 20 रुपया है तो 20% लाभ होगा, खरीदा 20 रुपये में तो 20% लाभ होगा, अगर 15 रुपये में खरीदा है तो 15% लाभ होगा, 40 रुपये खरीदा तो 40% लाभ होगा, ये मतलब है। तो कह रहा है कि 39 रुपये बेच रहा है तो उतना ही % लाभ हो रहा है जितना कि ये खरीदा है। तो मान लेते हैं कि वो 100 रुपये में खरीदा होगा, माना कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1, तो लाभ कितना हो जाएगा, तब लाभ हो जाएगा 100% हो जाएगा। खरीदा 1 में तो लाभ 1 से होगा। कोई दिक्कत? और ध्यान दीजिए,
खरीदा x है तो लाभ भी x होगा। ऐसा सूत्र होता है, देखिए विक्रय मूल्य बराबर बीमू बराबर यानी विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, ये सूत्र होता है। माने विक्रय मूल्य बराबर है ना क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत होता है। तो विक्रय मूल्य 39 हो गया, क्रय मूल्य x हो गया, और क्रय मूल्य फिर x प्रतिशत 39 x प्लस x में गुणा x स्क्वायर प्रतिशत का मतलब बटा में 100 लसे लेंगे। 39 बराबर ये 100 100 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर बटा में 100, ये भाग है इधर पूरा। 3900 बराबर 100 x प्लस x स्क्वायर, इसको उधर लेके चलेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 100 x माइनस 3900 बराबर। अब हल कर लेंगे, यहां से दिखा समीकरण निकल जाएगा। और कोई डाउट है देख लीजिए। अच्छा एक चीज बता रहे हैं इसमें, ये होता है अगर ये सीधाचार्य में x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a है। देखो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 माने 0 है तो इसका मान नेगेटिव मतलब नहीं 0 होगा। तो जब रूट में नेगेटिव हो जाएगा तो मान निकलेगा नहीं, रूट में नेगेटिव मान काल्पनिक संख्या होती है। तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो इनके मूल जो निकलेंगे काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक संख्या होंगे। कभी भी याद रखिएगा रूट में अगर नेगेटिव मान आ गया माने 1 2 3 कुछ भी हो नेगेटिव मान, वो काल्पनिक संख्या है। क्यों? क्योंकि रूट में -1 का मान होता है आई स्क्वायर निकलता है आई माने इमेजिनरी माने काल्पनिक संख्या। तो यदि रूट में नेगेटिव मान आता है तो काल्पनिक संख्या है, अगर पॉजिटिव आया तो वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ रूट में यदि b स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, और जब 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक संख्या होगी। कोई दिक्कत है? तो यानी ये विविधकर का पहचान है। जैसे मान ले कि अगर कोई समीकरण दिया है, अब पूछा है कि इनके मूल क्या होंगे, तो यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो इनके मूल काल्पनिक होंगे। इनके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे, काल्पनिक है ना। यही यदि दूसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो इनके मूल वास्तविक होंगे। यदि 0 से बड़ा है तो इनके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और अपरिमेय और परिमेय दोनों हो सकते हैं, अपरिमेय एवं परिमेय दोनों हो सकते हैं। परिमेय कब होगा? देखिए यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो, अगर 0 से बड़ा धनात्मक भी हो और पूर्ण वर्ग हो, माने रूट में क्या हो जाए 4 हो जाए, रूट में 1 हो जाए, रूट में 16 हो जाए, रूट में 9 हो जाए, तो आसानी से निकल जाएगा ना। ये 4 निकल जाएगा, 3 1 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा 4 सॉरी, और ये 4 निकलेगा, 3 निकलेगा। तो अगर मान लीजिए कि माइनस से 5 है और प्लस 4 निकल गया, बटा में 2 बचा, तो -1/2 ये परिमेय संख्या है ना। p/q के रूप में लिखी जाने संख्याओं को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, कोई समस्या है? तो यानी अगर पूर्ण वर्ग हो गया, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग है, तो वह संख्या क्या होगी? परिमेय होगी। और यदि पूर्ण वर्ग न हो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तथा पूर्ण वर्ग न हो, माने पूर्ण वर्ग न हो, तो पूर्ण वर्ग न होगा तो समझेंगे क्या होगा? ये अपरिमेय होगा। वास्तविक होंगी लेकिन अपरिमेय होगी,
अपरिमेय होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक रियल में होगी, ये भी रियल में होगी, ये भी रियल में होगी, ये भी रियल में होगी। मैंने तो ये दोनों का ऑप्शन, इसी का ये दो रूप हो सकता है कि मैंने 0 से बड़ा है तो इनके मूल वास्तविक होंगे, अपरिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। वही अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो परिमेय होगा, वास्तविक तो होगा लेकिन परिमेय होगा। अब पूर्ण वर्ग न हो तो वास्तविक होगा लेकिन अपरिमेय होगा। कुछ दिक्कत है? यानी रूट अगर 5 आ गया, रूट 3 आ गया तो निकलेगा नहीं, और रूट 3, रूट 5, रूट 2, रूट 7 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। कोई दिक्कत है? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यदि b² - 4ac = 0 आ गया तो इनके मूल बराबर हो जाएंगे। इनके मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो याद रखिएगा कि अगर b² - 4ac 0 के बराबर आ गया तो इनके मूल बराबर होंगे। आया क्लियर? तो यह आपको प्रतिबंध इसमें ध्यान देना है।